हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं जिसमें हम जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 कंप्यूटर से संबंधित है उसमें भाषाओं को पढ़ रहे हैं। यानी ये टॉपिक लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें सी प्लस जावा और ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। तो जो कल पढ़ा था यानी सी लैंग्वेज तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसको दोबारा से देख रहे हैं। अभी भाषा क्या होती है, देखो, यह व्यक्तियों की मध्य संचार का माध्यम होती है। जैसे मुझे किसी को कुछ कहना है तो भाषा के माध्यम से ही हम किसी को कुछ अपना संदेश भेज सकते हैं, तो ये संचार का माध्यम होती है। जैसे कि जनरली अपन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, चाइनीज़, इस टाइप की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाषाएं विभिन्न वर्गों की व्यक्तियों के मध्य संचार के लिए उपयोग की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की बात करते हैं, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और यदि इसके साथ संचार करना है तो जो कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझी जा सके उसी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि कंप्यूटर डाटा एवं सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए हिंदी अंग्रेजी को थोड़ी समझ पाता है, इसके लिए अलग भाषा की आवश्यकता होती है। तो जो कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझी जा सकती है उसको ही अपन प्रोग्रामिंग भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। तो यहीं से प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास शुरू होता निर्धारित कार्य के लिए कंप्यूटर को अपने डाटा निर्देश भेजे जा सकें। कुछ भाषाओं के उदाहरण है जैसे कि बेसिक, फोर्टोन, काबल, सी प्लस, जावा, लिस्प, है ना, ये सब की इस टाइप की भाषा होती हैं। तो इन सभी भाषाओं को लिखने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं और अनुप्रयोग भी भिन्न भिन्न तरीक़ा से होता है। तो हमें अनुप्रयोग के आधार पर भाषा का चयन कंप्यूटर को चयनित भाषा में निर्देश देना होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा कोड में लिखा जाता है उस कंप्यूटर भाषा या प्रोग्राम कहते हैं उसको। कंप्यूटर भाषा कैसी होती है? कृत्रिम भाषा होती है। कंप्यूटर या मशीन को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले अपन निम्न स्तरीय भाषा के बारे में बात करें। देखो, वह भाषा जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदल देती है और किसी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करती है, उसे अपन निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक है, तो निम्न स्तरीय भाषा के जो कोड होते हैं किसी तरह से अनुवाद करने की जरूरत नहीं होती है उनको, जैसे मशीनी भाषा के बारे में बात करें। हालांकि असेंबली भाषा में असेंबलर की जरूरत होती है, फिर भी ये निम्न स्तरीय भाषा की कैटेगरी में आती है। इनका उपयोग प्रोग्राम करने में बहुत कठिन होता है। इनके उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना जरूरी है, बहुत अधिक समय लेता है, त्रुटियों की संभावना भी अधिक होती है। इसका जो निष्पादन एग्जीक्यूशन होता है वो उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में तेज होता है, इसका ये फायदा है। तो दोनों भाषाओं को देखते हैं। ऐसे मशीनी भाषा के बारे में देख चुके हैं पहले कि पहली पीढ़ी की भाषा में इस्तेमाल होती है। तो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि 0-1 को समझता है। तो 0-1 में जो भाषा लिखी जाती है उसको बाइनरी कोड कहते हैं, उसी को अपन मशीनी भाषा कह रहे हैं। ये प्रोग्राम करने के लिए कठिन होती है, रखरखाव भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है, त्रुटियों की संभावना भी अधिक होती है। और मशीन लैंग्वेज होती है ना, प्रत्येक कंप्यूटर की अलग अलग कार्य करती है। यानी एक कंप्यूटर का जो सिस्टम कोड है दूसरे कंप्यूटर पर चल नहीं सकता है। इसके लाभ क्या हो रहे हैं? तीव्रता से कार्य करती है, भली भांति कंप्यूटर्स को जानता है, सीपीयू सीधे एग्जीक्यूट कर सकता है और इस ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसमें। हानि ये कि मशीन पर डिपेंड होने के कारण हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी है। विकसित करने में कठिनाई होती है, लाखों करोड़ों ऑपरेशन कोड याद रखने पड़ते हैं, त्रुटि की संभावना अधिक होती है, संशोधन करने में भी कठिनाई होती है। असेंबली भाषा के बारे में बात करें, द्वितीय पीढ़ी की भाषा होती है। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं। जैसे कि एडिशन करना है, जोड़ना है तो एड दे दो, घटाना है तो सब्सट्रैक्ट SUB दे दो, मल्टीप्लाई गुणा करना है तो MUL कर दो। इनको अपन नेमोनिक कोड कहते हैं। तो मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना थोड़ा सरल होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है, इसलिए प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है, उसे मशीनी स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो मशीनी भाषा को
असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कर दे उसको असेंबलर कहते हैं। तो डाटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग रजिस्टर सेट होता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम भी ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होते हैं। लाभ यही है कि मशीनी भाषा की अपेक्षा इसको समझना उपयोग करना आसान होता है और त्रुटि ढूंढना करना ये भी थोड़ा सा आसान होता है मशीनी भाषा की कंपैरिजन में सिर्फ। अब इसकी हानि यही है कि एक ही कंप्यूटर पर विशेष कंप्यूटर पर काम करती है, इसके लिए भी आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी है और असेंबलर होना इसके लिए भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा। देखो, उच्च स्तरीय भाषा सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका अर्थ तो मशीनी भाषा पर निर्भर नहीं होना। ठीक है, गलत यहाँ पर लिख दिया, नहीं, मशीनी भाषा पर निर्भर नहीं करती उच्च स्तरीय भाषा। यह भाषा अंग्रेजी की कोड जैसी होती है, इसीलिए कोड करना समझना आसान होता है। इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर दे। इनकी उदाहरण के बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रन, कोबल, लिस्प, सी प्लस, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषा होती हैं। थोड़ा अंतर देख लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में। देखो, अनुवाद की उच्च स्तरीय भाषा के बारे में बात करें अपन तो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, और लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि असेंबली भाषा को यदि चेंज करना है तो उसमें असेंबलर की ज़रूरत होती है, जो मशीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है अपना बोधगम्यता, यानी इससे प्रोग्राम द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और एक कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, डायरेक्ट समझ जाते हैं। मेमोरी क्षमता, स्मृति कुशल नहीं होती, इसकी स्मृति कुशल होती है। निष्पादन की गति इसकी धीमी होती है, इसकी तेज होती है। मशीन निर्भरता, मशीन से स्वतंत्र होती है, मशीन पर डिपेंड करती है। डिबगिंग इसका आसान होता है, इसका कठिन होता है। पोर्टेबिलिटी की कई प्लेटफॉर्म चलती है लेकिन ये पोर्टेबल नहीं होती है। उच्च स्तरीय भाषा के लाभ के बारे में बात करें अपन तो मशीन पर निर्भर नहीं होती है, सीखना उपयोग करना अपेक्षाकृत सरल होता है, त्रुटियों की संभावना कम होती है, प्रोग्राम विकसित करने की लागत और रखरखाव भी कम होता है, प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है। यानी जो हानियाँ किसकी थी निम्न स्तरीय भाषा की, जो उच्च स्तरीय भाषा में उसके लाभ हो जाते हैं। प्रोग्राम के लिए मशीन लेवल कोडिंग की अपेक्षा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। देखो, मशीन पर डिपेंड नहीं करती है, उपयोग करना सीखना सरल होता है, त्रुटियों की संभावना कम होती है, लागत रखरखाव भी कम होता है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं इसलिए उपयोग करना भी कोडिंग वगैरह आसानी हो जाती है, और प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है। हानि यही होती है कि भाई इसके लिए अपन को कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसे अनुवादक की आवश्यकता होती है और इसकी गति कम होती है। किसी भी प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग लाए जा रहे जो हार्डवेयर और प्रोसेसर होते हैं बाइनरी कोड पे ही काम करते हैं। इस कारण से हार्डवेयर को केवल मशीनी भाषा का उपयोग करके ही ऑपरेट किया जा सकता है, परंतु मशीनी भाषा का उपयोग करके वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर नहीं बनाए जा सकते हैं। यूजर की आवश्यकता के अनुरूप भाषा को विकसित किया गया है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को बनाने के उपरांत उसे रन करवाने के लिए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी सीधी सी हैगी कि भाई एक भाषा को उच्च स्तरीय भाषा को निम्न यानी मशीन स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए अपन को ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ठीक है, अपन बात करें यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपाइलर से। कंपाइलर में क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कैसे क्या करते हैं, मतलब एक साथ में पूरे सारा प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, जिसे उच्च कंप्यूटर द्वारा समझा और एग्जीक्यूट किया सकता है। मशीनी भाषा में इसको कंपाइलेशन कहते हैं। इसे डीकंपाइलेशन मतलब जो मशीन लैंग्वेज है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में क्रॉस कंपाइलेशन मतलब ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करते हैं जो सिस्टम में रन करने होने के लिए क्रॉस कंपाइलर। विशेषता क्या हो जाती है इसकी कि कंपाइलर हाई लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब जाकर कंप्यूटर में रन होता है वो। तो कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने से पहले पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, कोई एरर नहीं होने पर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी पूरे सोर्स कोड को इनपुट के रूप में लेता है। और कंपाइलर केस में ऑब्जेक्टिव कोड जनरेट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और कंपाइलर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेटर की तुलना में काफ़ी कम समय लेता है, और कंपाइलर के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सी++, कोबोल वगैरह ये सब इसके उदाहरण होते हैं।
इसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है लो लैंग्वेज में मशीनी भाषा में। कार्य, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसका निष्पादन कोड होता है, कंप्यूटर से इसे समझता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर के बारे में बात कर लें, ये भी क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कर रहा है, लेकिन क्या करता है कि इंटरप्रेटर एक बार में प्रोग्राम की एक पंक्ति का अनुवाद करता है और इसे क्रियान्वित करता है, ठीक है, यानी फिर उसके बाद अगली पंक्ति को पढ़ता है, फिर उसका अनुवाद करता है, फिर उसका क्रियान्वित, इस टाइप से आगे बढ़ता जाता है। तो प्रोग्राम की सारी लाइनों का अनुवाद और जब तक प्रोग्राम की सारी लाइनों का अनुवाद क्रियान्वित नहीं हो तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। कंपाइलर के विपरीत जो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है फिर उसे क्रियान्वित करता है, इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन इस काम को करता रहता है। विशेषता देख लेते हैं इंटरप्रेटर की। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को लेकर सबसे पहले उसे इंटरमीडिएट कोड में चेंज करता है, उसे इंटरमीडिएट कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। इसे इंटरमीडिएट कोड असेंबलर कोड की तरह ही होता है। इंटरमीडिएट सोर्स कोड से लेकर के लाइन दर लाइन कन्वर्ट करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेता है फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर के केस में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोड जनरेटर नहीं होता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है। पाइथन, पर्ल, लिस्प है ना, पोस्ट स्क्रिप्ट इस टाइप की भाषा होती है, इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। इनमें अंतर है कि देखो, कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम लेता है, एक लाइन दर लाइन लेता है। इंटरप्रेटर ये पूरे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है, एक वक्त में एक स्टेटमेंट लेता है। कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न करता है ना, जबकि इसमें इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न नहीं होता है। कंपाइलर प्रोग्राम मेमोरी अधिक लेता है लेकिन ये कम मेमोरी, क्योंकि इसमें सारा प्रोग्राम को एक बार में ही उसमें ऑब्जेक्ट कोड को रहना पड़ता है, इसमें तो लाइन दर लाइन होता रहता है काम। कंपाइलर कंडीशनल जो कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ एल्स, स्विच एल्स वगैरह इसको एग्जीक्यूट करे ताकि स्पीड बहुत तेज़ होती है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। और कंपाइलर का उपयोग करने वाली मशीन प्रोग्रामिंग भाषा C++ वगैरह होती हैं, और इसमें बेसिक पाइथन, रबी वगैरह ये सब चलती हैं ये भाषाएं। असेंबलर को देखते हैं। देखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, असेंबलर कहलाता है। तो असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम यानी सोर्स कोड कहते हैं उसको, जो मशीन कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, बदल देता है। जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड्स होते हैं उसको नेमोनिक कोड्स कहते हैं, जैसे सब है ना, MUL है ना, और ADD एड, तो इनको नेमोनिक्स कोड कहते हैं। असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो असेंबलर कोड को दो श्रेणी में बांट सकते हैं अपन, सेल्फ असेंबलर और क्रॉस। देखो, सेल्फ नाम से ही पता लग रहा है, रेजिडेंट यानी घर वाला, यानी ऐसा असेंबलर जो जिस कंप्यूटर पर चलाया जा रहा है उसी कंप्यूटर के लिए मशीन कोड को उत्पन्न कर रहा है, तो उसे सेल्फ कह रहे हैं। क्रॉस यानी एक कंप्यूटर पर चल रहा है दूसरे के लिए वो मशीन कोड उत्पन्न कर रहा है, उसको क्रॉस असेंबलर कहेंगे अपन। विशेषताओं के बारे में बात करें अपन, तो असेंबलर सोर्स कोड जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखाया था उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर जाकर के मशीन कोड कंप्यूटर में जाकर के एग्जीक्यूट होता है वो। तो असेंबलर सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड को लेकर के प्रोग्राम मशीन कोड में जाकर के कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर के आउटपुट को रीलोकेटेबल मशीन कोड भी कहते हैं, जो कि असेंबलर के द्वारा जनरेट किया जाता है, फिर जो बाइनरी कोड होता है उसको द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को इनपुट के रूप में लेता है, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। और असेंबलर एक बार में पूरा कोड को मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है, ये कंपाइलर की तुलना में कमेंटेरिएंट होता है। देखो, इनमें दो डिफरेंस देख लेते कंपाइलर इंटरप्रेटर में। देखो, इनकी बात करेंगे अपन कैसे कि असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है सीधा, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये पूरे कोड को एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, ये एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके 2 फेज होते हैं, इसके 7 फेज होते हैं। असेंबली लैंग्वेज लेवल होती है ना, उसको इनपुट के रूप में लेता है, ये आउटपुट के रूप में मशीन कोड को लेता है ना। इसका प्रयोग ऐसे GS, GNU इनमें किया जाता है, इसका C++ जावा में किया जाता है। ये वन पाथ असेंबलर, लोड गो असेंबलर, एक क्रॉस कंपाइलर, बूट स्ट्रैप कंपाइलर इस टाइप के होते हैं। देखो, स्पीड के बारे में बात करें, सबसे कम स्पीड सबसे धीमा कौन सा होता है? इंटरप्रेटर होता है, उसके बाद में असेंबलर होता है, और फिर उसके बाद में कंपाइलर। यानी कंपाइलर सबसे तेज, उसके बाद असेंबलर, और सबसे धीमा कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है।
सी प्रोग्रामिंग के बारे में देखा है, देखो डेनिस रिची ने 1972 में इसकी विकसित किया था। ये सामान्य स्तरीय उच्च स्तरीय भाषा होती है और निम्न और उच्च स्तरीय दोनों भाषाओं का मिक्सिंग होती है, इसलिए अपन इसको क्या मध्य स्तरीय भाषा भी कहते हैं। और बहुत सारी भाषाएं इससे निकली हुई है। अधिकांश जो कंपाइलर इंटरप्रेटर JVM कर्नल इस भाषा में लिखे गए, इसलिए जननी भी माना जाता है इस भाषा को। और सी भाषा एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है क्योंकि इसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। विशेषताएं यही हो जाती हैं जैसे कि किसी प्रोग्राम को कई भागों में जोड़कर विकसित कर सकती हैं, प्रोग्रामिंग सरल हो जाती है ना, भाषा सरल होती है, स्वतंत्र होती है, मशीन से अलग अलग कंप्यूटर पर उपयोग किया सकता है इसको, और निम्न उच्च स्तरीय दोनों प्रकार की भाषाओं की विशेषता रखती है, इसलिए एक प्रकार की मध्य स्तरीय है। ठीक है। सी में बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है। सी में फ्री फंक्शन का उपयोग कर किसी भी समय मेमोरी को मुक्त कर सकते हैं। सी भाषा का संकलन निष्पादन सब समय तेज होता है। मेमोरी स्ट्रक्चर फंक्शन आदि के लिए पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल भाषा होती है, नई फंक्शन जोड़े जा सकते हैं। इसको ब्रीफ में देखते हैं। सरल होती है, स्वतंत्र होती है, मध्य स्तरीय होती है, समृद्ध होती है, संचित, विस्तारित, पुनरावृत्ति, तेज और पॉइंटर और मेमोरी प्रबंधन, ये सब किसी की विशेषता हो जाती हैं। ठीक है। इसके उपयोग को देखा जाता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, इनमें विकसित करने के लिए करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह इसको विकसित करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर गेम में और एप्लीकेशन बनाने में वैज्ञानिकों गतिविधि संभावनाओं करते हैं। विंडोज़, यूनिक्स वगैरह है ना, और कर्नल सी भाषा में लिखेंगे, इनके लिए अपन करते हैं। वित्तीय मॉडलिंग है ना, इसमें भी काफ़ी गति तेज होती है, इसके लिए करते हैं प्रश्न संकट वगैरह के लिए। लाभ ये देखें तो त्रुटि का पता लग सकता है, उच्च गति होती है, समझने में आसान होती है। ठीक है। और डिबगिंग आसान होती है, ओपन सोर्स और लिखने में भी आसान होती है। सीमा यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मेमोरी प्रबंधन में कठिनाई होती है, कचरा संग्रहण की सुविधा नहीं होती है, रन टाइम में त्रुटि का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। इसके नियम है। और एप्लीकेशन को देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, प्रिंट स्पूलर, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स और लैंग्वेज इंटरप्रेटर और यूटिलिटी, इसमें इनकी एप्लीकेशन होते हैं। अब बात करते हैं आज अभी तक जो पढ़ा था एनी और रिवीजन के तौर पर देखा अभी, यानी ऑलमोस्ट कितना 70 मिनट का टाइम लग गया है। 70 मिनट के बाद जो हो रहा है नया चल रहा है, यानी सी प्रोग्राम, C++, सी इसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं सी का। तो C++ एक सामान्य प्रयोजन केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल जेनेरिक प्रोग्राम में सक्षम होती है। सक्षम जैसे कभी देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी नहीं होती है, सी लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल और जेनेरिक प्रोग्रामिंग में सक्षम होती है ना। सामान्य प्रयोजन केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग भाषा है। 1979 में बाजार ने स्टूप ने विकसित किया था, उसको डेनिस रिची साहब ने 1972 में विकसित किया था। C++ एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति फ्री में कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह आता है ना, तो इनका कोई भी इस्तेमाल फ्री में कर सकता है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही C++ एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति फ्री में कर सकता है। विशेषताओं के बारे में देखें, देखो मेमोरी के बारे में बात करें अपन, त्वरित काम करती है, एक्सटेंसिबल होती है, कंपाइलर पुनर्प्रयोग कर सकते हैं, त्रुटियों को आसानी से पता लगा सकते हैं, राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होती है, सरल होती है, स्पष्ट, पोर्टेबल होती है, संरचित होती है। ठीक है। तो ये एक सरल भाषा है क्योंकि ये संरचित दृष्टिकोण, फंक्शन, डाटा प्रकार आदि का एक समृद्ध सेट प्रदान करते हैं। इसमें बनाए गए प्रोग्राम विभिन्न कंप्यूटरों पर चलाए सकते हैं, जैसे कि निम्न और उच्च स्तरीय दोनों प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। कुशल मेमोरी प्रबंधन के बारे में बात करें, संकलन एवं निष्पादन समय तेज होता है, पॉइंटर्स का उपयोग करके सीधी मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। C++ में एक अन्य फंक्शन आसानी से जोड़ा जा सकता है, इसमें त्रुटियों को पता लगाना एवं सुधारना भी आसान होता है। C++ में ANSI जैसी राष्ट्रीय मानक भी होते हैं। उपयोग के बारे में बात करें, वेब ब्राउज़र, डिवाइस ड्राइवर, वीडियो सेवा विकसित करने में इसका उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग एप्लीकेशन विकसित करने में कर सकते हैं, कंपाइलर बनाने में, डाटाबेस बनाने में, नेटवर्किंग डिवाइस में, ग्राफिक्स एप्लीकेशन में, मीडिया प्लेयर में, स्कैनर में, जो अपन जनरली देखते हैं सब जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाभ है कि प्रोग्रामर समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकता है। इस भाषा में एक सिस्टम में कोड लिख करके उस कोड का उपयोग किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है। आसानी से सीखा जा सकता है इसको,
और प्रोग्राम या कोड का उपयोग दरवार से किया जा सकता है। हानियाँ यही है, सीमा है कि सी की तुलना में कठिन होती है। इसमें पॉइंटर कोड में मौजूद बग को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है और C++ में बिन बॉक्स नहीं होता है, यानी गार्बेज का स्टोर नहीं कर सकते हैं और ओपन सोर्स है, इसलिए यह भाषा सुरक्षित नहीं होती है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से इसको देखते हैं स्टार्टिंग से। क्या देखा अपन ने कि C++ एक सामान्य प्रयोजन की सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल और जेनेरिक प्रोग्रामिंग में सक्षम होती है। 1979 में बाजार स्टूप ने विकसित किया था। ओपन सोर्स है, इसलिए कोई व्यक्ति फ्री में कर सकता है। विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं तो अपन संरचित, पोर्टेबल, स्टेबल, स्पष्ट, सरल, त्रुटियों का आसान पता लगा सकते हैं, कंपाइलर, एक्सटर्नल, त्वरित, ये सब होती हैं। एक सरल भाषा है क्योंकि एक संरचित दृष्टिकोण, फंक्शन, डाटा प्रकार आदि का एक समृद्ध सेट प्रदान करते हैं। इसमें बनाए गए प्रोग्राम विभिन्न कंप्यूटर पर चलाए जा सकते हैं। इसमें निम्न एवं उच्च स्तरीय दोनों प्रोग्रामिंग शामिल होती हैं। कुशल मेमोरी प्रबंधन, सकल एवं निष्पादन समय तेज होता है। पॉइंटर का उपयोग करके सीधे मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। C++ प्रोग्राम में अन्य फंक्शन आसानी से जोड़ा सकते हैं। इसमें त्रुटियों को पता लगाना, सुधारना आसान होता है और C+ में ANSI जैसी राष्ट्रीय मानक संस्थाएं भी। उपयोग के बारे में बात करें अपन तो वेब ब्राउज़र, डिवाइस ड्राइवर और वीडियो सेवा विकसित करने में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रेकिंग एप्लीकेशन विकसित करने में इस्तेमाल होता है। कंपाइलर बनाने में, डेटाबेस में, नेटवर्क डिवाइस में, ग्राफिक्स एप्लीकेशन में, मीडिया प्लेयर में, स्कैनर में, सब जगह इस्तेमाल होता है। लाभ के बारे में बात करें, सॉल्व आसानी से कर सकते हैं किसी भी समस्या को। ठीक है, और एक सिस्टम में कोड लिख करके दूसरे सिस्टम में इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। सीखना आसान होता है और इसका प्रोग्राम या कोड उपयोग दोबारा किया जा सकता है। सीमा यह कि कठिन होती है सी की तुलना में। इसको बग को ढूंढना आसान नहीं होता है, ढूंढा नहीं जा सकता है पॉइंटर कोड में। और सी में एक बिन बॉक्स नहीं होता है, यानी गार्बेज को स्टोर नहीं कर सकते अपन। ओपन सोर्स है, इसलिए सिक्योर नहीं है। देखो दोनों भाषा की अपन समानता देखें तो दोनों भाषाओं को जो वाक्य विन्यास होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ठीक है, और दोनों भाषा की कोड संरचना भी एक समान होती है। दोनों भाषा का संकलन भी एक जैसा, देखो वाक्य विन्यास, कोड संरचना और संकलन एक जैसे होते हैं और जो वे समान मूल्य वाक्य विन्यास साझा करते हैं। सी के लगभग सभी ऑपरेटर कीवर्ड C++ में भी मौजूद हैं और वही काम करते हैं, है ना। ऑपरेटर भी समान होते हैं। C++ का व्याकरण सी की तुलना में थोड़ा विस्तारित होता है, लेकिन मूल व्याकरण वही है। दोनों का बेसिक मेमोरी मॉडल हार्डवेयर के बहुत करीब होता है। स्केप, हीप, फाइल स्कोप, स्टैटिक वेरिएबल्स की समान धारणाएं दोनों भाषा में मौजूद होती है। इसलिए तो मतलब सी को अपन क्या करते हैं, जनरली बोल रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा अपन गलती वगैरह ढूंढ रहे हैं। अदर भाषा का जो कर्नेल वगैरह होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है, इसको भी वहीं से डेवलप किया था सी से। अदर भाषाओं को वहीं से डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सी भाषा को जनरली बोल रहे हैं अपन। तो एक बार दोबारा से समानता देखते हैं। देखो वाक्य विन्यास के बारे में बात करें, कोड संरचना की बात करें, संकलन के बारे में, ऑपरेटर के बारे में, ये सब एक जैसे होते हैं दोनों भाषाओं में। ठीक है, इसका विस्तार करना भी C++ का विस्तार, व्याकरण विस्तार है सी की तुलना में ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन मूल व्याकरण तो सेम ही है, मूल जो व्याकरण होता है। और दोनों का बेसिक मेमोरी मॉडल हार्डवेयर के करीब होता है। ठीक है, अंतर देख लेते हैं पर देखो जो सी को डेनिस रिची द्वारा 1979 और 71 के बीच AT&T बेल लैब्स में विकसित किया था। 1979 में बजान स्टूप ने विकसित किया था C+ को, है ना। ये सी है और ये C++ है ना। और बात करें अगला पॉइंट, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी भाषा C++। और सी अधिकतर C++ का एक समकक्ष होता है ना। और C++ सी का सुपरसेट होता है ना। और कोड के विकास के लिए सी प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, लेकिन C++ को हाइब्रिड भाषा के रूप में जाना जाता है। सी में डाटा और फंक्शन को अलग किया जा सकता है क्योंकि यह प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है। और C++ में डाटा फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में संपुटित किया जा सकता है। सी एक मध्य स्तरीय भाषा है एक, और C++ एक स्तरीय उच्च स्तरीय भाषा होती है, सीधी सी बोलेंगे उच्च स्तरीय है ना। और सी जानकारी छुपाने का समर्थन नहीं करता है। यह सुनिश्चित करना
और C++ में बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए डाटा संरचना ऑपरेटर का उपयोग उद्देश्य के लिए अनुसार किया जाता है, तो डाटा को एनकैप्सुलेशन के द्वारा छुपाया जाता है। सी में अंतर्निहित डाटा प्रकार समर्थित है और इसमें अंतर्निहित और उपयोगकर्ता परिभाषित इसका C++ का समर्थन करता है। सी एक फंक्शन संचालित भाषा है, एक ऑब्जेक्ट संचालित भाषा है। सी में फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग समर्थित नहीं है। C++ में फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग समर्थित होते हैं। सी में फंक्शन संरचनाओं के अंदर परिभाषित नहीं होते हैं और C++ में किसी संरचना के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। सी के अंदर नेम स्पेस विशेषता मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन नाम स्पेस उपयोग C++ द्वारा उपयोग किया जाता है और जो नाम टकराव से बचाता है। और जैसे जो स्टैंडर्ड होते हैं IO हेडर stadio.h है ना, इसमें होते हैं और इसका है हेडर IOstream.h इस वगैरह होते हैं। संदर्भ चर जो होते हैं ना, सी द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, इसके द्वारा समर्थित होते हैं C++। वर्चुअल और मित्र फंक्शन सी द्वारा समर्थित नहीं होते हैं और वर्चुअल मित्र फंक्शन C++ द्वारा समर्थित होते हैं। डाटा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सी विधि या प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है और C++ में ध्यान केंद्रित करने के बजाय डाटा पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी डाटा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है, ये विधि या प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ना। सी में इनपुट आउटपुट के लिए स्कैनएफ और इसमें CIN और सी आउट प्रिंटएफ वगैरह इसका होता है, इसमें CIN सी आउट का रहता है। सी संरचना में एक्सेस संशोधक नहीं होता है, इसमें एक्सेस संशोधक होता है। सी ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाता है, ये ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में सख्त प्रकार की जांच नहीं होती है और C++ सख्त प्रकार की जांच की गई है और C++ कंपाइलर के अंतर्गत कई चेतावनियाँ त्रुटियाँ देता है। सी में 32 कीवर्ड होते हैं, इसमें 27 इंपॉर्टेंट है। सी में 32 कीवर्ड होते हैं और C++ में 97 कीवर्ड होते हैं। अपवाद प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष समर्थन सी द्वारा समर्थित नहीं है और अपवाद प्रबंधन C++ द्वारा समर्थित होता है। अगला देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग। जावा का जो पहले नाम होता था ओक होता था ना, और जावा को जेम्स गोसलिंग ने 1995 में विकसित किया था। इन्हें जावा का जनक कहते हैं, किसको? गोसलिंग साहब को। जावा एक प्रोग्रामिंग और प्लेटफॉर्म है जावा का एक, और जावा में रन टाइम इन्वायरमेंट GRE और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API है होता है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। देखो, जावा में रन टाइम इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इसलिए अपन प्लेटफॉर्म कह रहे हैं इसको। और प्लेटफॉर्म मतलब कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वातावरण जिसमें प्रोग्राम चलता है, उसको प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। इस विशेषता देखें अपन, तीव्र निष्पादन, सुरक्षित, सरल, पोर्टेबल, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, व्यवस्थापित, गतिशील, उच्च। यानी जो पहली भाषाओं की जो सी की जो क्या बोलते विशेषता ऑलमोस्ट इसमें रहती है, जैसे सरल, पोर्टेबल हो गई, गतिशील हो गई, व्यवस्थापित हो गई, तीव्र निष्पादन है ना, ये सब वही स्वतंत्र हो जाती है, इसमें स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हालांकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। जो जावा सीखना सरल होता है और इसका सिंटैक्स होते हैं सरल और स्पष्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर को विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के संयोजन के रूप में विकसित कर सकते हैं। स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, मजबूत मेमोरी प्रबंधन है और स्वचालित कचरा संग्रहण है। दोनों भाषाओं में C++ में स्वचालित कचरा संग्रहण नहीं होता है, उसमें बिन वगैरह नहीं होता है। जावा वाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर संचालित किया सकता है, तेज गति से सभी कार्यों को करती है, हालांकि C++ की तुलना में थोड़ी धीमी है। और जावा से वायरस मुक्त सिस्टम तैयार कर सकते हैं और सबसे सुरक्षित भाषा है और वितरित किया जा सकता है। उपयोग के बारे में कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने में लोकप्रिय भाषा कौन सी है? जावा ही है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जावा EWT, जावा FX का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन विकसित करने में जावा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी इसका उपयोग करके कंपनी द्वारा गेम बनाने में विकसित किया जाता है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी बनाने में, क्लाउड आधारित एप्लीकेशन विकसित करने में, IoT एप्लीकेशन विकसित करने में इसका इस्तेमाल होता है। लाभ के बारे में बात करें, तीव्र निष्पादन, सीखने में आसान, फ्री उपलब्ध होती है, सुरक्षित होती है और पोर्टेबल है, किसी भी डिवाइस पर उपयोग किया जा सकता है। तीव्र निष्पादन, सीखने में आसान, फ्री उपलब्ध, सुरक्षित और पोर्टेबल होती है। सीमाओं के बारे में बात करें, अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, C++ की तुलना में धीमी होती है, डाटा का बैकअप नहीं लिया जा सकता है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है और अच्छे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसको देखो, अधिक मेमोरी की आवश्यकता, C और C++ की तुलना में धीमी होती है, डाटा का बैकअप नहीं लिया जा सकता है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है, अच्छे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यदि अंतर के बारे में बात करें तो C++ और जावा में अंतर देखा जाए तो अपन
तो जावा को ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह रहे हैं, और सी प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन कहते हैं अपन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करें तो सी प्लस में ये होता है, और जबकि जावा में ये चीज़ नहीं होती है ना। और मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस में होता है, जो जावा में इनहेरिटेंस वगैरह नहीं होते, इसके लिए जावा में इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इसमें सपोर्ट करते हैं सी, और जावा में सपोर्ट नहीं करते हैं। पॉइंटर्स का सी प्लस वगैरह में उपयोग होता है, जबकि जावा में नहीं होता है। हेडर फाइल प्रयुक्त होते हैं सी प्लस प्लस में, और जबकि जावा में प्रयुक्त नहीं होते हेडर फाइल। ऑपरेटर के बारे में बात करें तो सी प्लस प्लस की ऑपरेटर सी के समान ही है, जब जावा में नए ऑपरेटर ऐसे कि ग्रेटर देन है ना, इंस्टेंस ऑफ वगैरह ये सब इस्तेमाल होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग सी प्लस प्लस में जोड़े नहीं गए, जबकि जावा में भिन्न फीचर्स जोड़े गए, मल्टी थ्रेडिंग, इंटरनेट प्रोग्रामिंग ये वगैरह ना। और टेम्पलेट क्लास के बारे में इसमें होता है, जबकि इसमें टेम्पलेट क्लास वगैरह नहीं होता है, तो ये वाला फिनिश हो जाता है। जावा में वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जावा प्रोग्राम के बारे में लिखा है, तो जावा क्या होती है, तो जावा का पूर्ण ओ को नेता जेम्स गसलिंग साहब ने 1995 में इसको विकसित किया, इसलिए जनक कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा और प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जावा में रन टाइम इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें प्रोग्राम चलता है। विशेषताएं लिखने वाले लिख सकते हैं, सुरक्षित, सरल, पोर्टेबल, स्वतंत्र, प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, व्यवस्थापित होती है, गतिशील, उच्च प्रदर्शन ये होते हैं, ठीक है। और यदि उपयोग लिखे है तो मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में जावा एक ओपन सोर्स है, इसलिए कंपनी गेम बनाने में, बिग डाटा टेक्नोलॉजी में, क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने में, IoT में इसमें। और लाभ तो अपने देखा जाए तीव्र निष्पादन फ्री में उपलब्ध होती है, सुरक्षित होती है, सीखने में आसान होती है, पोर्टेबल होती है। सीमा इसकी हो रही है कि अधिक मेमोरी की जरूरत होती है, सी प्लस की तुलना में धीमी होती है, डाटा का बैकअप नहीं लिया सकता है, निम्न स्तरीय प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करती है, और अच्छे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। और ये अंतर देख लिए थे। तो इस टाइप से ये तीनों भाषाएं कंप्लीट हो जाती हैं। और जो ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर, ये भी फिनिश हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो आई होप इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब एक कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन यहीं से पूछ जाते हैं, अपन को कोई इन पर स्टडी नहीं करना है ना, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भाई कि अलग से जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के इंजीनियर होते हैं, जो कि बहुत अच्छे से दक्ष होते हैं इन भाषाओं में, तो उस टाइप से नहीं बनना है अपन को, केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो इतना पर्याप्त है। तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम अध्ययन, इसको ज़्यादा से विजिट कीजिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपनों से भी शेयर करवाइएगा और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।